हेलो दोस्तों, आज के अपने इस शो में हम जिस फिल्म की कहानी की बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है गाया। यह 2021 की एक साउथ अफ्रीकन हॉरर थ्रिलर फिल्म है और अगर रेटिंग्स की बात करें तो इस फिल्म को IMDb पर मिले हैं 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। आज के इस वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी की बात करने वाले हैं, तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। फिल्म की शुरुआत अफ्रीका के एक जंगल से होती है जहाँ गैबी और उसका साथी विंस्टन एक नदी में नाव पर दिखाई देते हैं। वे दोनों फॉरेस्ट रेंजर्स हैं जो जल्द ही अपना काम पूरा करके वहाँ से निकलने वाले हैं। गैबी अपने ड्रोन कैमरे से इलाके का जायजा ले रही होती है कि अचानक उसका ड्रोन किसी चीज से टकरा जाता है और क्रैश होकर गिर जाता है। गैबी कहती है कि वो अपने ड्रोन को वापस लेने जाएगी। यह ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर दूर ही गिरा होगा। हालांकि विंस्टन उसे चेतावनी देता है कि वो अपने ड्रोन को भूल जाए क्योंकि इस जंगल में से आज तक कोई वापस नहीं आया। मगर फिर भी गैबी अंदर जाने का फैसला करती है। इस पे विंस्टन उसे कहता है कि ठीक है, इतने में वो अपना काम खत्म करके वापस आएगा और ठीक 1 घंटे बाद उससे यहीं पर मिलेगा। इसके बाद सीन बदलता है और हम 2 जंगली आदमियों को देखते हैं। ये दोनों आदमी जंगल में लगाए गए कैमरों को ढक रहे थे। फिर हम दोबारा गैबी को देखते हैं जो अब उस जगह पहुंचती है जहां उसका ड्रोन गिरा था। वहां उसे ड्रोन के कुछ पुर्जे पड़े हुए मिलते हैं, लेकिन उसका ड्रोन वहां नहीं था। हम देखते हैं कि ये ड्रोन उन्हीं जंगली आदमियों ने उठा लिया था। इसी बीच विंस्टन जंगल में लगाए गए कैमरों की हिस्ट्री चेक करता है जहां उसे पता चलता है कि इन कैमरों में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है और वह नोटिस करता है कि किसी ने कैमरों के लेंस को ढक दिया था। इसके बाद जब गैबी वापस विंस्टन से मिलने की जगह पर लौटती है तो उसे विंस्टन वहां नहीं मिलता। अब इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसे जंगल में से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। गैबी अब इस आवाज का पीछा करने लगती है, लेकिन थोड़ी ही दूरी तक चलने पर वह एक ट्रैप में फंस जाती है। यह ट्रैप किसी जंगली जानवर को पकड़ने के लिए लगाया गया था, जिससे गैबी बुरी तरह घायल हो जाती है। वह मदद के लिए रेडियो पर अपने साथी से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन दूसरी साइड से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास से भाग कर निकला है। उसने हिम्मत करके अपने पैर में से लकड़ी का टुकड़ा निकाला और उस आदमी का पीछा किया जो उसके पास से गुजरा था, लेकिन पैर के दर्द के कारण वह उस तक नहीं पहुंच पाती। उसने देखा कि जंगल में एक लाल रोशनी फैल रही है, जबकि दूसरी तरफ उसका साथी विंस्टन अभी भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि गैबी लाल रोशनी की ओर खींची चली जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह हिप्नोटाइज हो रखी हो। विंस्टन जो गैबी को जंगल में ढूंढ रहा था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। यह आवाज गैबी ने भी सुनी थी, लेकिन विंस्टन इस आवाज से इतना डर जाता है और डर के मारे एक दलदल में गिर जाता है। तभी उसे एक पेड़ के पीछे कोई छिपा हुआ दिखाई देता है। उसे लगता है कि वह गैबी हो सकती है, इसलिए वह पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हुए गैबी को जंगल में एक कैबिन मिलता है, लेकिन फिलहाल इस वक्त अंदर कोई नहीं था। गैबी कैबिन चेक करती है, जिसके बाद वह मारे दर्द के वहीं गिर जाती है और अपने मोजे को गांव पर बांधकर वहीं सो जाती है। दूसरी तरफ गैबी का साथी इन आवाजों से और भी ज्यादा डर जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके आसपास मंडरा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक गैबी को उल्टी आने लगती है और उसकी उल्टी में से एक मशरूम निकलता है। वह डरकर जाग जाती है, जिसका मतलब था कि गैबी सो गई थी और ये सब सिर्फ उसका एक सपना था। ठीक उसी समय 2 आदमी वहां आ जाते हैं। ये दोनों बारेन और स्टेफन थे और ये दोनों इस कैबिन में रहते हैं। इनमें बारेन एक पिता है और स्टेफन उसका बेटा है। पहले तो वह एकदम से गैबी पर हमला कर देते हैं, लेकिन फिर गैबी के जख्मी पैर को देखकर वे उसकी मदद करते हैं। वे उसके पैर पर लगे घाव को देखकर कहते हैं कि तुमने हमारा ट्रैप खराब कर दिया। असल में यह ट्रैप उन्होंने जंगली जानवरों के शिकार के लिए लगाया था। वे गैबी को खाने के लिए कुछ देते हैं और उसके पैर की मरहम पट्टी भी करते हैं। वे गैबी से पूछते हैं कि तुम तो शहर से हो, तो यहाँ क्या कर रही हो? जिस पे गैबी जवाब देती है कि वह एक फॉरेस्ट रेंजर है और वह बस अपनी रूटीन जांच कर रही है। फिर बरेन गैबी से पूछता है कि तुम कितने लोग हो, जिस पे गैबी विंस्टन से अलग होने के बाद की पूरी बात बताती है। अब सीन गैबी के साथी विंस्टन पे शिफ्ट होता है, जो उन जीवों से छिप रहा था जो उसका पीछा कर रहे थे। उसे महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। डर के मारे वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक इंसान जैसा जीव दिखता है जिसके सर पर मशरूम उगे हुए थे। उसे देख विंस्टन डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे
ही रात हुई, जंगल में उन जीवों की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। गैबी ने घबरा कर उन दोनों से पूछा कि ये कैसी आवाजें हैं। उन्होंने जवाब दिया कि ये जानवरों की आवाजें हैं। जिसके बाद बरेंड और स्टेफन बैठकर अजीबोगरीब प्रार्थनाएं करने लगते हैं। फिर उन्होंने गैबी से खाने के लिए कहा, लेकिन गैबी ये सब कीड़े मकोड़े नहीं खाना चाहती थी। दूसरी तरफ विंस्टन अभी भी उस जीव से भाग रहा था जिसके सर पे मशरूम उगी हुई थी। जब यह जीव अचानक उसके सामने आ जाता है तो विंस्टन डर के भाग जाता है। वह जीव जोर से चिल्लाता है और हम देखते हैं कि चिल्लाने से उसके मुंह में से छोटे छोटे बीज निकलकर हवा में फैल रहे थे। विंस्टन एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह पेड़ ही उस पर धीरे धीरे हमला कर रहा था। इस पेड़ की जड़ें और शाखाएं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हैं और उसे जकड़ लेती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैबिन में वे आदमी खुद से एक दवा तैयार करके गैबी की मरहम पट्टी करते हैं। जिसके बाद अचानक गैबी के शरीर पर अजीब सी जड़ी बूटियां और मशरूम्स उगने लगी। यह देखकर गैबी डर जाती है और जाग जाती है। मतलब फिर से यह गैबी का सिर्फ एक सपना था। इस वक्त गैबी कैबिन में अकेली थी। वह रेडियो पर अपने साथी से संपर्क करने की कोशिश करती है। उसका संपर्क हो भी जाता है, लेकिन उसका साथी बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा था जो गैबी को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इसके बाद गैबी खुद को गर्म रखने के लिए आग जला लेती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बरेंड और स्टेफन जंगल में शिकार कर रहे हैं। शिकार को मारने के बाद बरेंड शिकार का खून अपने बेटे स्टेफन के चेहरे पर लगाता है और फिर वह दोनों शिकार को मारने के लिए नेचर मदर से माफी भी मांगते हैं। अब यहाँ से सीन अचानक गैबी के साथी विंस्टन पर शिफ्ट होता है, जो इस वक्त अधमरी हालत में पड़ा हुआ है और उसके पूरे जिस्म पर ठीक वैसे ही जड़ी बूटियां और मशरूम उगे हुए थे जैसे गैबी ने अपने सपने में अपने शरीर पर उगते हुए देखे थे। उस रात गैबी ने एक और डरावना सपना देखा, जिसमें उसने देखा कि पेड़ की जड़ें बढ़ते हुए उसके मुंह के अंदर जा रही हैं। इससे पहले कि गैबी डर से कोई आवाज निकालती, बरेंड उसका मुंह बंद कर देता है। गैबी अब जाग चुकी थी। बरेंड उसे बताता है कि उनके कैबिन के बाहर कुछ जीव हैं, इसलिए उसे बिल्कुल चुप रहना होगा क्योंकि वे जीव देख नहीं सकते और सिर्फ आवाज सुनकर ही शिकार करते हैं। और ठीक उसी पल वे जीव दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। अब उनकी उन जीवों से लड़ाई शुरू हो जाती है। बरेंड इनमें से एक जीव को तीर मारकर गिरा देता है, लेकिन दूसरा जीव स्टेफन पे हमला कर देता है। फिर बरेंड उसे उस जीव से बचाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। तभी एक और जीव अंदर घुस आता है। तीनों बिल्कुल स्थिर खड़े हो जाते हैं और कोई आवाज या हलचल नहीं करते। स्टेफन को तो ऐसी चीजें देखने की आदत थी, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं हिला, लेकिन गैबी घबरा जाती है और हिलने डुलने लगती है। उसके हिलने डुलने से वो जीव उसकी तरफ खींचा चला आता है। इससे पहले कि वह जीव गैबी को मारता, स्टेफन चुपके से उस जीव के पेट में चाकू घोंप देता है। फिर उसके बाद वह उस जीव के दिल में चाकू घोंप देता है, जिससे वह जीव मर जाता है। फिर वे पास आ रहे दूसरे जीवों को एक बड़ी लाठी से पीट पीट कर बाहर भगा देते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। स्टेफन देखता है कि गैबी के शरीर पर उस जीव का खून लगा हुआ है। वह जल्दी से गैबी के कपड़े उतारता है और उसके पूरे शरीर को साफ करने लगता है। अब गैबी की हालत बिगड़ने लगती है और वह बेहोश हो जाती है। बरेंड देखता है कि इस लड़ाई में खुद उसे भी चोट लगी है। फिर जब गैबी को होश आता है तो बरेंड उसे बताता है कि ये जीव असल में इंसानी रूप वाले फंगस हैं। वह गैबी को समझाता है कि ये इंसानों पर हमला करते हैं और उनके शरीर के सहारे ही जिंदा रहते हैं। साथ ही ये जीव इंसानों से हजारों साल पुराने हैं और पृथ्वी पर मौजूद बाकी सभी जीवों के मुकाबले इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ये जीव पहले छिपकर रहते थे, लेकिन अब वे बाहर आ गए हैं और हर किसी को अपने जैसा बनाने में लगे हुए हैं। मगर गैबी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद वे सभी सो जाते हैं। अब सोते हुए गैबी को फिर से एक डरावना सपना आता है। इस सपने में वह जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़े पेड़ के सामने खड़ी होती है। फिर अचानक उसे किसी के छूने का एहसास होता है और तभी वह फंगस उसकी गर्दन पर हमला कर देता है। अब गैबी डर के मारे जाग जाती है। वह देखती है कि स्टेफन उसके पास ही बैठा हुआ है। अब वह स्टेफन से बातें करने लगती है। गैबी उसे अपना फोन दिखाती है और वे दोनों साथ मिलकर कुछ फोटोज भी क्लिक करते हैं। स्टेफन फोन देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि वो हमेशा से जंगल में रहा था और उसने पहले कभी भी मोबाइल फोन नहीं देखा था। लेकिन अचानक उसके पिता बरेंड वहाँ आ जाता है और उसके हाथ से फोन छीन लेता है और उसे दूर फेंक देता है। वह स्टेफन से
उससे कहता है कि गैबी एक राक्षस है, वह तुम्हें खतरे में डाल देगी, इसलिए उससे दूर रहो। इसके बाद वे दोनों कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। बट उधर कैबिन में जब गैबी अपने टूटे हुए फोन के टुकड़े बटोर रही होती है तब उसे बिस्तर के नीचे एक किताब मिलती है जिसे बरेंड लिख रहा था। अगले सीन में हम बरेंड को जंगल में उसी पेड़ के सामने खड़ा हुआ देखते हैं जो गैबी के सपने में आया था। यहाँ बरेंड पेड़ को अपना थोड़ा सा खून देता है और हम देखते हैं कि इस पेड़ के अंदर छोटे छोटे मशरूम उग रहे हैं। इस पेड़ के अंदर एक अजीब सी रोशनी है और कुछ स्पोर्स भी हवा में उड़ रहे होते हैं, मानो इस पेड़ के अंदर कोई दूसरी ही दुनिया बसी हो। बरेंड पेड़ के अंदर हाथ डालकर 2 मशरूम तोड़ लेता है, जिसमें से एक वह खुद खाता है और दूसरा अपने बेटे को खिला देता है। फिर इसके बाद जब वे दोनों वापस कैबिन में आते हैं तो वह देखते हैं कि गैबी वही किताब पढ़ रही है जो बरेंड ने लिखी थी। वे यह भी नोटिस करते हैं कि अब संक्रमण गैबी के पूरे शरीर में फैल चुका है और उसके जिस्म पे ठीक वैसे ही मशरूम उगते जा रहे हैं जैसे उसने अपने सपने में देखे थे। यह देखकर गैबी घबरा जाती है और अपने हाथों से अपने शरीर पर उगे हुए मशरूम्स को हटाने की कोशिश करती है। यह पता लगने पर कि गैबी अब पूरी तरह से संक्रमित हो चुकी है, वे तुरंत उससे वहाँ से भाग जाने को कहते हैं। लेकिन स्टेफन को अपने पिता का यह फैसला पसंद नहीं आता, मगर इसके बावजूद भी वह कुछ नहीं करता और चुप रहता है। स्टेफन को गैबी की बहुत चिंता होती है। वह संक्रमण को हटाने के लिए उसके हाथ को चाटने लगता है और फिर उसे कसकर गले लगा लेता है। ठीक उसी समय स्टेफन के पिता अंदर आते हैं और कहते हैं कि अब जाने का समय हो गया है। बरेंड गैबी को जंगल से बाहर तक छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है। जंगल में एक पेड़ के पास से गुजरते हुए गैबी को एक कैमरा लगा हुआ मिलता है। वह इस कैमरे से मेमोरी कार्ड निकाल लेती है और आगे बढ़ जाती है। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे अपने साथी विंस्टन का शव मिलता है। विंस्टन की पूरी बॉडी पर बहुत सारे मशरूम्स उगे हुए थे और फिर जब गैबी उसके पास जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है कि विंस्टन अभी भी जिंदा है। वह रोता है और उससे मिन्नतें करता है, प्लीज मुझे मार डालो, मैं इस हालत में और नहीं जीना चाहता। लेकिन गैबी उससे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर निकालूंगी, हम हॉस्पिटल जाएंगे और तुम ठीक भी हो जाओगे। जब वे बात कर रहे होते हैं तभी बरेंड पीछे से विंस्टन को खत्म करने के लिए उस पे अपने तीर से निशाना साधता है, क्योंकि वह जानता है कि इस इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं है। लेकिन गैबी उसे रोकती है और पूछती है क्या इसे ठीक करने का कोई और भी तरीका है। बरेंड कोई जवाब नहीं देता। वह चुपचाप विंस्टन को अपना तीर थमा देता है और विंस्टन खुद अपने मुंह में तीर घोंप कर खुद को खत्म कर लेता है। अपनी आंखों के सामने अपने साथी की मौत देखकर गैबी पूरी तरह टूट जाती है। उसके रोने की आवाज सुनकर कई सारे जीव वहां आने लगते हैं। बरेंड तुरंत गैबी से अपनी जान बचाकर भागने को कहता है। वे दोनों भागकर वापस कैबिन में आ जाते हैं। गैबी को वापस देखकर स्टेफन बहुत खुश होता है। बरेंड घबरा जाता है और सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है, क्योंकि वे जीव उनका पीछा करते हुए उनके कैबिन की तरफ ही बढ़ रहे थे। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि गैबी डरकर जाग जाती है। वह देखती है कि उसके शरीर पर भी छोटे छोटे मशरूम्स और फंगस उगने शुरू हो गए हैं। वह बरेंड से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी दवा है जिससे तुम इस इन्फेक्शन से खुद को सुरक्षित रखते हो, मगर बरेंड उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। गैबी स्टेफन से पूछती है इस वक्त तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं। स्टेफन उसे बताता है कि वे प्रार्थना करने गए हैं। फिर गैबी स्टेफन से बातें करने लगती है और उससे पूछती है तुम्हारी माँ कहाँ है। स्टेफन उसे बताता है कि उसकी माँ जंगल में है। गैबी को यह बात बहुत अजीब लगती है। उसे समझ नहीं आता कि स्टेफन क्या कह रहा है। स्टेफन कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा। फिर गैबी स्टीफन को अपने साथ बाहर की दुनिया में चलने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक रेंजर बनाऊंगी और बाहर की दुनिया में उसकी जिंदगी यहाँ से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। लेकिन स्टेफन जवाब देता है नहीं, मैं नहीं जा सकता। मेरे पिताजी कहते हैं कि एक दिन हम सब मर जाएंगे और वह दिन बहुत जल्द आने वाला है। इसके बाद फिर सीन स्टेफन के पिता बरेंड पर शिफ्ट होता है, जो उसी पेड़ के सामने बैठा प्रार्थना कर रहा था। फिर अचानक पेड़ के पीछे से एक लाल रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है और वापस कैबिन में लौट आता है। कैबिन में वापस लौटने पर भी उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वह बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा था। अगली सुबह बरेंड स्टेफन को उस पेड़ के पास ले जाता है और कुछ रिचुअल्स करने के बाद अपने खून की कुछ बूंदे पेड़ में डालता है। इसके बाद वह 2 मशरूम्स तोड़ता है, जिसमें से एक वह खुद खाता है और एक अपने बेटे को खिला देता है। इसी दौरान कैबिन में जब गैबी सोकर जगती है तो वह देखती है कि इन्फेक्शन उसकी बॉडी में बहुत तेजी से फैल गया है और उसके शरीर
शरीर पर कई मशरूम्स और दूसरी चीजें उग आई हैं। अब बेरेंट और स्टेफन वापस घर के लिए निकल पड़ते हैं। बेरेंट देखता है कि स्टेफन आज बहुत तेज दौड़ता हुआ वापस आ रहा था। जैसे ही वह कैबिन में पहुंचता है वह तुरंत गैबी को चूम लेता है। असल में स्टेफन के मुंह में अभी भी वह मशरूम था जो उसके पिता ने उसे खाने के लिए दिया था। वह यह मशरूम गैबी को देना चाहता था जिसे उसे अपने पिता से छिपा कर रखा था। गैबी को एहसास होता है कि यह मशरूम असल में एक दवा है जो इन्फेक्शन को फैलने से रोकती है। गैबी उसे खा लेती है और ठीक उसी समय बरेंट वहां आ जाता है। बरेंट सब कुछ समझ जाता है। उसे पता चल जाता है कि क्या हुआ है। हालांकि वह उनसे कुछ नहीं कहता और गैबी से कहता है कि अब उसके जाने का समय हो गया है। अब जब गैबी देखती है कि मशरूम का असर हो गया है और उसका इन्फेक्शन कम हो रहा है तो वह उससे कहती है कि वह यही रहना चाहती है। असल में गैबी ने यह फैसला खुद को पूरी तरह से ठीक करने के खास मकसद से किया था क्योंकि वह जानती थी कि शहर में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। इस खबर से स्टेफन बहुत खुश होता है। इसके बाद वह गैबी को जंगल में ले जाता है। वह उसे सिखाता है कि कैसे जिंदा रहना है। वह उसे शिकार करना और गोली चलाना भी सिखाता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और वे दोनों एक साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। वह गैबी को उस पेड़ के पास भी ले जाता है जिसकी वे पूजा किया करते थे। गैबी यह देखकर हैरान रह जाती है कि यह वही पेड़ है जिसे उसने अपने सपनों में देखा था। घर लौटने पर गैबी कहती है वह भी उनके धर्म का हिस्सा बनना चाहती है। यह सुनकर बरेंट शुरू में तो गुस्सा होता है लेकिन आखिर में वह मान जाता है। उस रात पिता और बेटा दोनों एक साथ बैठकर एक रस्म की तैयारी करते हैं। इस रस्म के मुताबिक वे सबसे पहले गैबी के चेहरे पर जानवर का खून लगाते हैं और फिर बरेंट किसी चीज से बनी राख उसके चेहरे पर फूंकता है। जैसे ही ऐसा होता है गैबी तुरंत एक हिप्नोटिक स्टेट में चली जाती है और उसे कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वह खुद को एक झील के किनारे बिना कपड़ों के लेटा हुआ पाती है। फिर अचानक उसके पीछे नदी से स्टेफन बाहर आता हुआ दिखाई देता है और वह भी पूरी तरह से नेकेड था। वे दोनों कुछ समय एक साथ बिताते हैं। तभी अचानक गैबी को एक और दृश्य दिखाई देता है जिसमें वह खुद को उसी पेड़ के सामने खड़ा हुआ पाती है जिसे उसने जंगल में देखा था। वहाँ उसे कई और अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वह देखती है कि स्टेफन के मुंह में एक तीर फंसा हुआ है जिससे पता चलता है कि वह अब मरने वाला है। गैबी को तब एहसास होता है कि उसकी अपनी जान भी खतरे में है। वह बहुत डर जाती है लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसने देखा कि बरेंट और स्टीफन ठीक उसके बगल में बैठे थे और उन्होंने गैबी से पूछा कि उसने अपने सपने में क्या देखा। अब इससे पहले कि वह कुछ समझा पाती उसे अचानक पूरी तरह से होश आ जाता है और उसे एहसास होता है कि इससे पिछला दृश्य भी जिसमें बरेंट और स्टीफन उससे उसके सपने के बारे में पूछ रहे थे ये उसके सपने का ही एक हिस्सा था। जब उसे आखिरकार होश आया तो उन्होंने उससे बिल्कुल वही सवाल पूछा कि तुमने सपने में क्या देखा। गैबी बताती है कि मैं एक सपनों की दुनिया में थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने वहाँ कई महीने बिताए हों। लेकिन बरेंट उसे कहता है कि तुम तो पिछले 4 घंटों से बेहोश थी। वह बताती है कि अपने सपनों में उसने पेड़ को बोलते हुए देखा। फिर बरेंट उससे पूछता है तो वह पेड़ क्या चाहता है। गैबी जवाब देती है वह तुम्हारे बेटे की जान चाहता है। वह उसे बलि के तौर पर चाहता है। बरेंट बहुत डर जाता है। वह तुरंत उस पेड़ की ओर भागता है। वह उस पेड़ से माफी मांगता है और प्रार्थना करता है। अब वक्त गुजरता है और हम देखते हैं कि गैबी और स्टेफन की दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वे एक साथ हंसते और खेलते हैं जबकि बरेंट बहुत उलझन में रहता है क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा डर सता रहा था। अगली सुबह सूरज उगने से पहले बरेंट प्रार्थना करने चला जाता है। उसके जाते ही गैबी और स्टेफन यहाँ से भागने की तैयारी करने लगते हैं। दरअसल इन दोनों ने यहाँ से भागने का प्लान पहले ही बना लिया था लेकिन इससे पहले कि वो दोनों यहाँ से निकल पाते बरेंट उनके सामने आ जाता है और वह अपने बेटे से पूछता है कि यहाँ उसे किस चीज की कमी है। तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो जबकि मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा की है। मैंने तुम्हें माँ और पिता दोनों बनकर तुम्हें पाला है। जिस दुनिया में तुम जाने वाले हो वहाँ तुम बस एक रेस का हिस्सा बनकर रह जाओगे। तुम्हें वहाँ बिना किसी मकसद के रहना पड़ेगा। तुम्हें वहाँ की चीजों की आदत पड़ जाएगी। वह दुनिया तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद स्टेफन अभी भी गैबी के साथ ही जाना चाहता है। फिर आखिर में बरेंट उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वह कहता है ठीक है जाओ तुम भी चले जाओ। पहले तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चलेगी और अब तुम भी चले जाओ। स्टेफन उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है जिस कारण फिर वह अपने पिता के साथ ही रहने का फैसला करता है। उनकी बातचीत के दौरान गैबी कहती है मुझे पता है कि तुमने अपनी पत्नी को मारा था। जिस पर बरेंट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसने खुद अपनी जान लेने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि वह चाहती थी कि उसका बेटा जिंदा रहे। अब इसके बाद पिता और बेटा दोनों वापस कैबिन की ओर चल पड़ते हैं लेकिन गैबी अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। काफी दूर चलने के बाद गैबी को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह दौड़कर वापस कैबिन की ओर जाती है। दूसरी तरफ बरेंट स्टीफन को अपने साथ लेता है और उस पेड़ की ओर चलने लगता है। स्टेफन पूछता
पूछता है कि पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं। बरेंट उसे बताता है हम एक बलिदान देने जा रहे हैं। अब जब गैबी कैबिन में वापस पहुंचती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वह अपना तीर कमान उठाती है जो स्टेफन ने उसके लिए बनाया था और स्टेफन को ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में स्टेफन बरेंट से पूछता है आप किस चीज का बलिदान देने वाले हो, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बरेंट उसे जवाब देता है कि तुम चिंता मत करो, भगवान हमें बलिदान देने के लिए कुछ न कुछ जरूर दे देंगे। अब गैबी भी उन दोनों का पीछा कर रही थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। रास्ते में गैबी का सामना वही इंसान रूपी फंगस जैसे जीव से होता है। गैबी उसे देखते ही एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। उधर पेड़ के पास पहुंचने पर बरेंट आखिरकार अपने बेटे से कहता है भगवान ने तुम्हें ही बलिदान के लिए चुना है। जिसके बाद वह स्टेफन पर हमला करता है जिससे स्टेफन जमीन पर गिर जाता है। इधर गैबी जो स्टेफन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी वह उस इंसान रूपी फंगस जीव को अपने तीर से खत्म कर देती है और पेड़ की तरफ बढ़ने लगती है। उधर स्टेफन अपनी जान बचाने और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन बरेंट ने उसे जबरदस्ती पकड़ रखा था और अब तो पेड़ की जड़ें भी स्टेफन के हाथों को जकड़ना शुरू कर देती हैं। ठीक उसी समय गैबी वहाँ पहुँच जाती है लेकिन वह स्टेफन तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि पेड़ की डालियां उसे भी जकड़ने लगती हैं। मगर गैबी खूब मुकाबला करती है और खुद को इन डालियों से आजाद करा लेती है। जिसके बाद वह जल्दी से बरेंट पर एक तीर चलाती है। बरेंट इस तीर से हल्का घायल होता है इसलिए वह उल्टा गैबी पर ही हमला कर देता है जिससे गैबी बेहोश हो जाती है। और अब इससे पहले कि बरेंट गैबी को खत्म करता स्टेफन गैबी को बचाने के लिए पीछे से अपने ही पिता पर हमला कर देता है। इसी दौरान वहाँ इंसान जैसे दिखने वाला फंगस जीव आ जाता है जो इस वक्त गैबी के बहुत ही करीब आ चुका था। वह गैबी के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी स्टेफन फिर से आता है और गैबी की जान बचाने के लिए उस जीव से लड़ने लगता है। अब जब स्टेफन उस जीव से लड़ रहा था सेम टाइम बरेंट फिर से उठता है और गैबी को उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए दूर ले जाता है। बरेंट गैबी को एक पेड़ के सहारे लटाकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला करने ही वाला था कि तभी स्टेफन पीछे से एक तीर से अपने पिता पर हमला कर देता है। इस हमले से बरेंट घायल होकर नीचे गिर जाता है। तभी गैबी देखती है कि पीछे से और भी ह्यूमनॉइड फंगस वाले जीव आ रहे हैं। वह स्टेफन से कहती है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग निकलना होगा। जिसके बाद वह बरेंट को मरने के लिए वहीं छोड़ देते हैं और वापस कैबिन में लौट आते हैं। इसके बाद जब गैबी नहा रही होती है तो उसे फिर से एक विजन आता है जिसमें वह देखती है कि वही फंगस वाले छोटे छोटे जीव दोबारा उसके शरीर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गैबी डर जाती है और घबराकर उठ जाती है। फिर गैबी को कुछ याद आता है। वह दोबारा बरेंट की किताब पढ़ने लगती है जिसमें बरेंट ने उन मशरूम्स के बारे में लिखा हुआ था। इसी बीच हम देखते हैं कि बरेंट खुद भी अब उस संक्रमण की चपेट में आ चुका है और उसके पूरे शरीर पर तेजी से बड़े बड़े मशरूम्स उग रहे हैं। ठीक इसी पल वह उस पेड़ से माफी मांगता है और कहता है कि तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगा, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। लेकिन वह पेड़ अब उसकी कोई बात नहीं सुनता और तभी यह राज खुलता है कि वह पेड़ असल में उसकी पत्नी ही थी। आज से करीब 13 साल पहले उसकी पत्नी भी एक फंगस जैसे क्रिएचर में बदल गई थी। इसके बाद वह एक पेड़ में तब्दील हो गई। आज उसकी पत्नी उसे वे मशरूम देने से साफ मना कर देती है जिनसे इस संक्रमण को काबू में किया जा सकता था और इस तरह बरेंट पूरी तरह से संक्रमित हो जाता है और एक इंसान रूपी फंगस जैसे जीव में बदल जाता है। इसके बाद के दृश्य में हम कैबिन के अंदर गैबी को देखते हैं जिसका खुद का शरीर भी पूरी तरह से फंगस में बदल चुका है। इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में तेजी से फैल गया है और अब वह धीरे धीरे मर रही है। मरने से पहले गैबी स्टेफन से जंगल के बाहर की दुनिया में जाने के लिए कहती है लेकिन स्टेफन उसे छोड़कर जाने से मना कर देता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और इन्फेक्शन इतना गंभीर हो जाता है कि गैबी का बचना मुश्किल हो जाता है। अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए वह स्टेफन से खुद को खत्म करने के लिए कहती है। उसे इतनी तकलीफ में देखकर स्टेफन के पास कोई और चारा नहीं बचता और आखिरकार वह ऐसा ही करता है। अपने दिल पर पत्थर रखकर स्टेफन अपने चाकू से गैबी को खत्म कर देता है। अब स्टेफन उस जंगल में पूरी तरह से अकेला है और वह जानता है कि वहाँ वह अकेला जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वह वहाँ से निकलकर बाहर की दुनिया में जाने का फैसला करता है। अब फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम स्टेफन को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं। हम देखते हैं जो खाना वह पीछे छोड़ जाता है वह उसी वक्त खराब हो जाता है जिससे पता चलता है कि अब स्टेफन भी इन्फेक्टेड था और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की यह वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।